आज हम वर्क पावर और एनर्जी के वो वाले केसेस करेंगे जिनमें थोड़ा सा बच्चे को डिसीजन लेते हुए कंफ्यूजन होता है। इस वाले एंड को, यानी कि इस स्प्रिंग के इस वाले एंड को एक कांस्टेंट फोर्स इस तरफ खींच रहा है, तो इसमें कितना एक्सटेंशन ला देगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ओसी डिस्टेंस पूछ रहे, यानी कि ये एक्स ही पूछ रहा है कि भाई एक्स बताइए कितना होगा। तो हमें वाई पता चल जाए तो भी एक्स पता चल जाएगा। ठीक, तो हमारा काम रिलेशन निकालना ही तो है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? भाई पेन किलर सीरीज के इस वाले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम वर्क पावर और एनर्जी के वो वाले केसेस करेंगे जिनमें थोड़ा सा बच्चे को डिसीजन लेते हुए कंफ्यूजन होता है कि भाई ये किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि एनर्जी बैलेंस में क्या हो, कभी कोई बॉडी ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, किसी में शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो वहां पे हम किस तरीके से एनर्जी के बैलेंस को लिखें। और अभी तक जेईई एडवांस में के जो ट्रेंड देखा गया है उसमें ये देखा गया कि वर्क पे जो सवाल आता है, एनर्जी बैलेंस पे जो सवाल आता है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डीप कॉन्सेप्ट पे नहीं होता। ठीक, जो आपके ट्रेंडी सवाल हैं, जो ट्रेंड में है सवाल, बस उन्हीं से रिलेटेड रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल नहीं होता वो। ठीक है ना। तो हम वैसे पूरी ट्राई करेंगे बहुत ही बेहतरीन वाले केसेस को यहां कवर करने की। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। पावर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जबकि पावर पे बहुत ज्यादा सवाल जेईई एडवांस में आते नहीं हैं। ठीक, पावर के फॉर्मूले पे जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, एडवांस में पावर पे थोड़ा कम देखा गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली तो चीज ये है कि मुझे यहां पे इस सेशन में ये स्टैब्लिश नहीं करना कि बहुत टफ सवाल कराने हैं। भाई वो सवाल कराने जो एडवांस में आते हैं, एडवांस में इजी भी आते हैं, मीडियोकर भी आते हैं और अच्छे खासे टफ भी आते हैं। ठीक है, तो हमें जो इजी सवाल है उसको ऐसा नहीं सोचने कि तुरंत हो जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट उसमें भी अच्छा लगता है, भले ही वो हल्का होता है पर कॉन्सेप्ट उसमें भी लगता है। मीडियोकर वाले सवाल में भी अच्छा खासा सोचना पड़ता है, फंडों की क्लैरिटी चाहिए होती है, तब जाके वो होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आज के सेशन में बस बहुत भारी सवाल ही होंगे, थोड़े मीडियोकर भी होंगे और अच्छे वाले भी होंगे। ठीक है, चलिए विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कोई एक क्वेश्चन। ठीक है ना। ये देखिए, ये सवाल अगर देखा जाए तो भाई ये सवाल बहुत इजी तरीके का सवाल है, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं इसको काफी सारे बैचेस में कराता हूं तो बच्चे इसमें 90% गलत डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, गलत डिसीजन लेते हैं। आप इसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v0, ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक। अच्छा भाई चलो ठीक है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि इस सरफेस का म्यू जो है वो 0 है। ओके ठीक, एंड स्ट्राइक सरफेस स्ट्राइक एंड कंप्रेसेस अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के। तो ये ब्लॉक इधर से आ रहा है v0 वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से आके इस स्प्रिंग को स्ट्राइक करता है और इसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। के टिल मास कम्स टू रेस्ट, ये मास जब तक रेस्ट में नहीं आ जाता तब तक इसको कंप्रेस ये करता ही रहता है, एज शोन इन दिस फिगर। दिस फिनोमेना इज ऑब्जर्व बाय टू ऑब्जर्वर्स, दो ऑब्जर्वर के द्वारा ये चीज देखी जा रही है। ठीक है ना। अब वो ऑब्जर्वर्स है कहां कहां, ये वाली बात भी यहां पे साफ साफ करनी पड़ेगी मुझे कि वो ऑब्जर्वर्स है कहां पे। ठीक है ना। तो भाई उनमें से एक ऑब्जर्वर तो स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक ऑब्जर्वर तो भाई यहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर को बोला गया है ए, ये ए ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर बी जो है वो ब्लॉक पे है, ये ऑब्जर्वर जो है वो ब्लॉक पे है, इस ऑब्जर्वर को बोला गया है बी। तो इस पूरी इवेंट को दो जगह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक तो यहां खड़े होके और एक यहां खड़े होके। ये तो आपका सवाल है। अब सवाल क्या पूछा गया इसमें, ये तो मतलब एक्सप्लेनेशन है। सवाल पूछा गया इसमें ये सवाल है, बोल रहे कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर बी, जो बी ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस। भाई जब वो ऐसे कंप्रेस कर रहा है ब्लॉक को, तो स्प्रिंग तो कंप्रेस हो रहा है, तो चाहे कोई कहीं से भी देख रहा है जिसे स्प्रिंग कंप्रेस होते हुए दिख रहा है,
उसको पता चल रहा है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक, अब इसने बोला है कि इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दो सही है, तीन सही है या सारे सही हैं। तो वो कह रहा है कि इन स्प्रिंग एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस ड्यू टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ड्यू टू द नेगेटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, और ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ठीक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे ये स्टेटमेंट ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दो भी सही हो सकते हैं। देखो ए और बी में से तो कोई सा एक सही है, लेकिन ए बी में से अगर एक सही है, एक सी भी सही हो सकता है किसी चीज को दूसरे एंगल से, तो ऑल ऑफ अबव तो सही नहीं हो सकता, और ऊपर वाले दो में से कोई सा एक गलत है। ठीक है, तो या तो ए बी में से एक सही है और सी डी में से कोई सा एक सही है, या फिर सब में से केवल कोई सा एक सही है। तो ये आपको बताना है ध्यान से। अब इस सवाल को जब बच्चे करते हैं तो वो फ्रेम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सवाल समझ में आ गया क्या पूछा गया है? ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, केवल बी ऑब्जर्वर की बात कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेज। तो किसकी वजह से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये डायग्राम है। ठीक, तो अगर मैं इस सवाल को यहां पे करूं, इस बात को यहां पे बोलूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए, कर पाए अच्छे। चलिए, सवाल दिख रहा है। इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो इसने कहा है कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है और ये दीवार है। विजिट बोल रहा है कि यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग यू, और स्प्रिंग इस वक्त कंप्रेस्ड है। ठीक है ना, स्प्रिंग इस वक्त कंप्रेस्ड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बैठा है एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर बैठा है, इसको बोल रहे हैं हम बी, और ये एम मास का ब्लॉक है, और ये कभी जब यहां पे था तो यहां पे ये इस वक्त वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन यहां से चलते 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 ये यहां पहुंच गया और इसने इसको कंप्रेस कर लिया। ठीक है, अब आप देखो पोटेंशियल, अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊं, इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो, और इससे पूछ रहे हैं बी से इसका एफबीडी बना के हम पूछ रहे हैं, तो बी क्या बोलेगा? बी तो बोलेगा आई एम तो स्टेशनरी, मैं तो स्टेशनरी हूं। ओके, अगर ये स्टेशनरी बोल, भाई ये तो बी तो अपने आप को स्टेशनरी बोलेगा, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो इस इंसान को ये वाला जो पॉइंट है, जो ब्लॉक का, सॉरी स्प्रिंग का ये वाला एंड पॉइंट है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का एंड पॉइंट है, ये अपनी तरफ चलते हुए दिखाई देगा। इसको ये वाला पॉइंट अपनी तरफ चलते हुए दिखाई देगा क्योंकि ये वी नोट से चल रहा है। ओके, तो भाई इस वी को इसकी वेलोसिटी वी दिखेगी। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब ये पॉइंट अगर इसकी तरफ चल रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्योंकि स्प्रिंग तो कंप्रेस हो रहा है। तो अब ये जो इंसान है जो यहां बैठा हुआ है, ये ब्लॉक आगे चलते हुए स्लो हो रहा है, ये तो हम जानते हैं ना भाई, रियल लाइफ में ये वाला ब्लॉक आगे चलते हुए स्लो हो रहा है क्योंकि यहां वी नोट थी वेलोसिटी, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है स्लो। अगर ये इस तरफ चलते हुए स्लो हो रहा है तो इसका एक्चुअल में एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस ब्लॉक का एक्चुअल में एक्सेलरेशन इस तरफ है। बिल्कुल सही बात है, अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये उस फ्रेम पे बैठा है जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो इस इंसान को इस वाले पॉइंट पे अगर देख, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट को देख रहा है, इस वाले पॉइंट पे एक इसको सीडो फोर्स दिखेगा। इसको क्या दिखेगा? सीडो फोर्स दिखेगा, और ये सीडो फोर्स इसको उस तरफ दिखेगा, उस तरफ लगते हुए दिखेगा, राइट? क्योंकि भाई ये ब्लॉक इस तरफ चलते हुए स्लो हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और ये उस चीज पे बैठा हुआ जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो डेफिनेटली इसको, जिस भी चीज को ये देखेगा उस पे सीडो फोर्स दिखेगा और उस तरफ दिखेगा। यानी कि इस ऑब्जर्वर बी को इस वाले एंड पे सीडो फोर्स दिख रहा है उस तरफ, लेकिन इसको यह दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट चल इस तरफ रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी, फ्रेम की वेलोसिटी इस तरफ है,
एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो ये वाला एंड चल इस तरफ रहा है। अब अगर इसके ऑप्शंस पढ़े जाएं, ठीक है ना, अब इसके अगर ऑप्शंस पढ़े जाएं, यहां पे बहुत ध्यान से देखना ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस अगर रीड किए जाएं इसके, तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस। तो भाई इसको पता चल रहा है स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो इंक्रीज करेगी किसकी वजह से? ड्यू टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो भाई अगर स्यूडो फोर्स लग इस तरफ रहा है, स्यूडो फोर्स किसी पॉइंट पे इस तरफ लग रहा है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स तो भाई नेगेटिव होगा, पॉजिटिव थोड़ा ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो भाई गलत हो गया इसका। दूसरा क्या है? ड्यू टू द नेगेटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये वाला सही हो गया, ड्यू टू द नेगेटिव वर्क डन ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे कि ये वाली चीज तो ऑब्जर्व हो ही रही है क्या है। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये बोला है कि ड्यू टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये तो गलत हो गया। ओके, ड्यू टू द नेगेटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये सही है, ये वाली बात सही है। अब तीसरा, ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक तो जीरो दिखेगी, वो तो ये बोल ही नहीं सकता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये तो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहां पे रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग तो ऑल ऑफ अबव तो है ही, तो इसका मतलब यहां पे केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। और यकीन मानिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, ये वाला देने में अच्छे खासे फंडे और कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये शायद ही दो या तीन सवाल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कोई स्यूडो फोर्स लगता है और उसके वर्क की बात होती है, ऊपर से उसका नेगेटिव वर्क। तो भाई चाहे स्यूडो फोर्स कुछ भी कर रहा है, कैसे भी लग रहा है, उसका वर्क नेगेटिव है। अब एक ही फोर्स लग रहा है, उसी का वर्क नेगेटिव है, उससे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हुए दिखेगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही हैं, गलत कर देते हैं। अब ये सही है, ठीक है, आपको समझाना बहुत जरूरी था तो मैंने ये आपको समझाया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और। एक ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल के आंसर को भी बच्चे थोड़ा सा गलत करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गलत कर देते हैं, और वो थोड़ी सी गलती 95% से ज्यादा बच्चे करते हैं। 10 में से एक बच्चा सही करके लाता है इसको, ठीक है ना। या फिर जब इस सवाल का आंसर देख लेते हैं उसके बाद समझ में आता है। ठीक, अब मैं इस सवाल को समझाऊंगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये वाला सवाल भी आपका एक कॉन्सेप्ट को रखे हुए है, वो कॉन्सेप्ट ही मुझे यहां एक्सप्लेन करना है क्या है। चलिए, कह रहा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। तो भाई चाहे इसने लिखा हो या ना लिखा हो, बट हमें पता है कि यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो भी म्यू है। ओके, दोनों जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। इसकी स्टिफनेस कितनी है? ए। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस, फाइंड द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स। अब इसने फोर्स के साथ एक वर्ड लगाया है कांस्टेंट, तो ये कह रहा है कि इस वाले एफ की, इस वाले फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताइए आप, जो कि ये कांस्टेंट फोर्स है। कह रहा है क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, और उसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। टू बी अप्लाइड ऑन m1, m1 पे अप्लाई हो रही, इन ऑर्डर टू स्लाइड द मास m2, m2 को खींच ले, यानी कि m2 को खींच ले, ये इतना चाहिए, राइट। अब भाई इस सवाल को मैं करूंगा और बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर मैं यहां पे m2 का एफबीडी बनाता हूं, पहले तो हमें पता है ना कि m2 को खींचना है हमें। ओके, तो अगर मैं m2 का यहां पे एफबीडी बनाता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से, तो ये मान लीजिए हमारा m2 है, ये हमारा m2 है, इसको आगे खींचना है। ठीक, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स की यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी? डेफिनेटली म्यू m2g।
यहां पे यही फ्रिक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और ये हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। तो इसको आगे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? ये वाला ही तो है जो स्प्रिंग का एंड हो रहा है। तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, जब ये वाले जब तक इस वाले ब्लॉक पे ये स्प्रिंग फोर्स आगे जो लग रहा है वो इतना नहीं हो जाता, ये खिसकेगा नहीं। तो यानी कि ये जो स्प्रिंग का फोर्स है इस वाले एंड पे हमें कम से कम कितना चाहिए? म्यू m2g चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है, यानी कि ये वाला एंड जो है, इसको जो खींचने वाला फोर्स है वो इतना चाहिए। ओके, अब इसकी बात तो हो गई खत्म। अब बात शुरू होती है इसकी इस वाले ब्लॉक की। तो इस वाले ब्लॉक को भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को। अब यहां पे ये जो आपका M1 है, कौन सा वाला? आपका जो ये M1 है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक कौन सा है? ये वाला M1 है। इस पे आगे की तरफ लग रहा है F फोर्स। ओके, लग रहा है F फोर्स। अब मेरी बात को फिर से समझना है यहां पे कि यहां पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये वाला फ्रिक्शन का फोर्स कितना है भाई? ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे म्यू m1 इंटू जी है। तो बिल्कुल सही बात है, इतना फ्रिक्शन का फोर्स है। अब आप ये देखिए, इसके पीछे, इस ब्लॉक के पीछे यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यूं लगा है ना एक स्प्रिंग, बिल्कुल लगा है। तो इस स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, सुनते जाना, इस स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, जब ये एफ फोर्स इसको आगे खींचेगा, ये एफ फोर्स इसको आगे खींचेगा, तो भाई ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है पहले ये एज अ टैक्स कटेगा, ठीक है ना। तो इस फोर्स में से ये वाला फोर्स माइनस होगा, तब जाके इस वाले एंड तक खबर पहुंचेगी। जब तक ये आगे की तरफ खिसकेगा नहीं, इस वाले एंड तक खबर नहीं पहुंचेगी। तो स्प्रिंग का जो ये वाला एंड है, ये इस वाले स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड को कितना फोर्स मिलेगा? इस वाले एंड को मिलेगा F माइनस म्यू m1 g। ये वाला फोर्स इस वाले एंड को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना भी फोर्स आप F अप्लाई कर रहे हो उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा और जो बचा हुआ फोर्स है इस वाले एंड को खींचेगा। तो भाई यहां पे ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक से जो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये जिसका ये वाला एंड उस वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, उस वाले ब्लॉक के इस वाले एंड को, इस वाले स्प्रिंग के इस वाले एंड को कितना फोर्स मिलने वाला है? F माइनस म्यू m1 g। ये फोर्स एकदम से मिलेगा इस वाले एंड को। चलो बहुत अच्छी बात है। तो होगा क्या बेटा, ये वाला फोर्स जब इस वाले एंड को पकड़ के खींचेगा, और ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है? ये वाला फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है। जब कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी स्प्रिंग पे लगता है तो वो स्प्रिंग को डबल खींचता है, जितना लगता है ना उससे डबल एक्सपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? देखो ये वाला ब्लॉक तो यहां पे है, ये वाला फोर्स यहां लग रहा है। जब ये वाला फोर्स इस वाले एंड पे लगेगा तो इसमें जो एक्सटेंशन आएगा, इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो ये फोर्स इक्विलिब्रियम पे जितना एक्सटेंशन लाता उससे डबल आएगा, उससे डबल आएगा, ठीक है। अब इसका स्टिफनेस कोफिशिएंट कितना है? के। अब इस बात को मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो जैसे कोई स्प्रिंग है यहां पे, इस वाले स्प्रिंग को आप ऐसे लटकाए हुए हो, ठीक है ना। अगर इस पे एक m मास, ये जो m मास है, अगर इस वाले m मास को आप यूं लगा के सडन ऐसे लगाया आपने यूं, और लगा के ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, और इसका कोफिशिएंट कितना है? k। इसका कोफिशिएंट कितना है? k। तो भाई क्या होगा, ब्लॉक यहां तक जाएगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उससे नीचे भी जाएगा। यहां जाके ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होगी, और यहां पे भी जीरो है। या ऐसे लगा के छोड़ोगे तो ये जीरो वेलोसिटी से नीचे चलेगा। कब तक नीचे चलेगा? ये इस जगह पे नीचे की तरफ जो mg लग रहा है वो तो एक कांस्टेंट फोर्स है, और ऊपर की तरफ का यहां kx लग रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी कितनी? x। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहां पे mg इज इक्वल टू kx होगा, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी mg अपॉन k, इतना होगा। लेकिन यहां पे इसको वेलोसिटी मैक्सिमम गेन हो जाएगी, मैक्सिमम गेन हो जाएगी, वेलोसिटी रुक नहीं पाएगा, इससे आगे जाके यहां रुकेगा।
तो ये x डिस्टेंस और आगे जाके रुकेगा। यानी कि इस mg ने, जो यहां पे ये mg लग रहा है, जो ये वाला mg लग रहा है ना नीचे, ये वाला जो mg है, ये mg एक कांस्टेंट फोर्स है जो सडनली इस पे लग गया है और ये इसको यहां तक लाएगा, फिर यहां से यहां तक भी लाएगा। तो आप देखो ये जो फोर्स है, फोर्स कितना है जो सडनली लग गया है, वो mg तो है, तो mg/k तक तो ये इसको लाता ही है, उसके बाद mg/k और ले जाता है। तो नेट एक्सटेंशन इसका कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ mg/k। इतना एक्सटेंशन इस स्प्रिंग को झेलना पड़ता है, मिलता है इसको, इतना ये एक्सटेंड होता है। अब भले ही उसके बाद ये रुके या ना रुके, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, बट इस स्प्रिंग को इसने कितना एक्सटेंड कर दिया है, x0। यानी कि जितना ये फोर्स लग रहा है, जितना ये फोर्स सडनली लग रहा है, उससे डबल एक्सटेंड करता है। अगर ये ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि भाई ये स्प्रिंग यूं होता और यहां पे ये m मास ऐसे होता और हम इस m मास को पकड़ के चुपचाप से यहां ले जाते और इसके नीचे ऐसे हाथ लगाते, ऐसे हाथ लगाते और इसको फिर धीरे 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 छोड़ते, तो ये यहां आके इक्विलिब्रियम में आ जाता, ये यहां आके इक्विलिब्रियम में आ जाता। बहुत धीरे, बहुत स्लोली आप इसको धीरे धीरे लाते और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी mg/k ही होती। आपने क्या किया है, आपने फोर्स को कांस्टेंट नहीं रहने दिया, इस पे तुरंत लगा mg और आपने अपना हाथ लगा दिया। आपके हाथ से इस पे क्या लग गया, आपके हाथ से इस पे लग गया नॉर्मल। तो mg तो नीचे लग रहा है, ये नॉर्मल लग गया ऊपर ऐसे। तो आपने अब इसको धीरे 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 दिया, तो यानी कि आपने इस पे, इस m मास के ब्लॉक पे नीचे की तरफ एक वेरिएबल फोर्स बना के रखा है जो कि इसको बहुत स्लोली ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है, स्लोली। तो धीरे 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 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके रुक जाएगा और केवल इतना एक्सटेंड करेगा। लेकिन अगर आपने इस पे mg को टांग के ऐसे हाथ हटा लिया तो आपने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया और वो इसको डबल ले जाके रोकेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहां पिछले वाले सवाल पे लिया जाए तो इस वाले एंड को, यानी कि इस स्प्रिंग के इस वाले एंड को, इस वाले एंड को एक कांस्टेंट फोर्स इस तरफ खींच रहा है, तो इसमें कितना एक्सटेंशन ला देगा, इसमें कितना एक्सटेंशन ला देगा, इसमें एक्सटेंशन ला देगा अपने आप से डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ f माइनस म्यू m1 g और डिवाइडेड बाई k, 2 mg/k, इतना एक्सटेंशन इसमें ला देगा। राइट भाई। अब इसमें एक्सटेंशन अगर x आता है तो इस वाले एंड पे कितना फोर्स लगेगा, kx। भाई ये fs क्या है, fs एक्चुअल में kx ही तो होगा। भाई अगर स्प्रिंग को आप x खींच देते हो तो दोनों एंड पे कितना फोर्स लगाता है वो, kx। तो यहां पे इस वाले एंड पे कितना फोर्स लगेगा, kx। और वो kx अगर इसके बराबर हुआ, वो kx अगर इसके बराबर हो तो ये चल पड़ेगा और वही तो हमें चाहिए। तो कर दीजिए kx को इसके बराबर, तो k इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू म्यू m2g। अब यहां पे इस x की वैल्यू रखिए, क्यों, क्योंकि हमें तो f निकालना है। इस x की वैल्यू अगर आप रखोगे तो k तो यहां आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, k इंटू 2 टाइम्स ऑफ f माइनस म्यू m1g और डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू म्यू m2g। आप खुद देख लीजिए कौन सी चीज से क्या क्या कट गया, इस वाले k से ये वाला k कट गया। ठीक, तो जब यहां आप इस कैलकुलेशन को करोगे, एग्जीक्यूट करोगे इस कैलकुलेशन को, तो 2 टाइम्स ऑफ f, 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू म्यू m2g, म्यू m2g। तो 2 और f तो ये आ गया, अब ये 2 टाइम्स है, इधर जाके ये डबल हो जाएगा, तो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ म्यू m1g। तो भाई f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई म्यू m1g प्लस म्यू m2g और डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर है। यहां पे ये वो फोर्स है जो चाहिए होगा यहां पे। इसको इतने फोर्स से अगर खींचोगे तो वो ब्लॉक खिसक जाएगा, अगर इससे कम फोर्स होगा तो वो खिसकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उतना फोर्स मिलेगा नहीं, वो खिसक नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई?
इज इट ओके? क्या ये बात समझ में आती है? एक बार इसका आंसर मैच करते हैं। μm1g प्लस μm2g/2, μm1g प्लस μm2g/2 एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? तो इस सवाल को भी आपको याद रखना है, टू बी रिमेंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, आपको पता होना चाहिए। अब जब हम लोग वैसे हैं तो इसी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे बेटर वाला, बेटर मतलब इसी टाइप का कुछ, एक और बहुत आसान सा सवाल है बेटा, वो भी मुझे बताना है। वैसे तो आसान ही है, ये एक एचसीवी का सवाल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस सवाल से काफी कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है, ठीक है ना, काफी कुछ सीखने को मिलता है इस सवाल से। ठीक है, तो ये सवाल एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ है, तो इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है ना। और ये ऐसा सवाल है कि बच्चे पता नहीं क्यों एचसीवी करते नहीं है। लास्ट के कुछ सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडवांस रहते हैं, राइट। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं क्या होना है इसमें। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ चेन ऑफ लेंथ L and mass m lies on the surface of a smooth sphere of radius r which is greater than L। यानी कि रेडियस जो है चेन की लेंथ जो है उससे भी बड़ी, यानी कि चेन की लेंथ छोटी है, ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं है चेन की। ओके, विद वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द स्फीयर, फाइंड, ए पार्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसने कई सारी बातें ऐसी पते की बताई हैं जो हमें चाहिए होगी। इसने रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बोला है कि स्फीयर के सेंटर को रेफरेंस लेवल बताना है, मानना है। तो सपोज द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लाइड थ्रू एन एंगल थीटा, एंगल ये स्लाइड कर जाती है तब। सी पार्ट में इसने पूछा है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt बताना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये वाली चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इस सवाल को मैं करूंगा और इसके जैसे बहुत सारे सवाल आपके, ठीक है ना, एडवांस के लिए आते हैं, ठीक, और इसी के जैसा सवाल आया हुआ भी है, ठीक। तो चलिए इस सवाल को करते हैं बिना किसी डिले के, ठीक है। तो भाई हमें इतना पता है कि हमें एक ऐसे स्फीयर की बात करनी है, ठीक है ना, ऐसे स्फीयर की बात करनी है यहां पे जो फिक्स्ड है। ये स्फीयर जो है वो फिक्स्ड है, तो इस स्फीयर को हम किसी तरीके से यहां नीचे इस जगह पे फिक्स कर लेते हैं। तो ये स्फीयर हमारा बिल्कुल फिक्स्ड स्फीयर है। ओके, ठीक है भाई, तो स्फीयर जो है हमारा यहां पे फिक्स हो गया है। ये स्फीयर इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमने इसको सीमेंट से ऐसे बिल्कुल यूं कर दिया है, हिले डुलेगा नहीं है। ओके, ठीक है भाई, हिले डुलेगा नहीं तो अच्छी बात है। अब क्या होगा, इस स्फीयर का अगर मैं टॉप पॉइंट देखूं तो टॉप पॉइंट भाई ये वाला है, ये, अच्छा, और इसका सेंटर ढूंढे तो सेंटर ढूंढा जाए तो ये वाला इसका सेंटर है। बड़ी आसानी से सेंटर मिल जाता है, ये सेंटर है, ये टॉप पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ठीक। इसकी कुछ रेडियस ले लो, तो मान लो भाई इसकी रेडियस कितनी है,
आर इसकी रेडियस है ये। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे इस जगह पे यहां से एक चेन है जो यहां से ऐसे बंधी हुई है, इस जगह पे ऐसे बंधी हुई है, और ये वाली चेन यहां तक मान लीजिए ऐसे आती है। ये चेन है, ये क्या है, चेन है। तो ये वाली चेन यहां सेंटर पे अगर देखें तो कुछ एंगल बनाती होगी ऐसे। भाई चेन की लेंथ कितनी है, L, और रेडियस R है। तो ये जो एंगल बना रही है चेन यहां पे कुछ बना रही होगी। मान लीजिए ये वाला एंगल है यहां पे अल्फा, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा एंगल है। तो भाई हम अल्फा एंगल को क्या बोल सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है L और रेडियस कितनी है R। तो ये वाली चीज हमें पता चल गई कि भाई ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। ओके, अब ए पार्ट में जो पूछा गया है, इसके ए पार्ट में पूछा गया फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर को रेफरेंस लेवल मान के पहले तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो वो बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है वो, ठीक है ना, वो बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए भाई यहां से हमने एक इस जगह से, यानी कि यहां से मान लीजिए किसी एंगल फाई पे कितना एंगल ले लिया हमने, ये वाला फाई ले लिया। ये वाला एंगल कितना है भाई, फाई एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला चेन का, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है डी फाई। ये वाला एंगल बन रहा है आपका डी फाई, और ये एलिमेंट ले लिया इतना सा। तो ये जो एलिमेंट आपने लिया है इतना सा, ये वाला एलिमेंट, इसकी वैल्यू डेफिनेटली, इसकी लेंथ डेफिनेटली R इंटू डी फाई होगी, बिल्कुल होगी सर, ठीक है ना। और इसका अगर मैं मास लू dm, तो वो मास होगा टोटल मास अपॉन लेंथ इंटू R डी फाई, बिल्कुल यही होगा, एकदम यही होगा। भाई इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ तो R डी फाई होगी, तो इस L लेंथ का मास m है, तो m अपॉन एल इंटू R डी फाई, ये dm होगा। अब कोई कहे कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे इसका ये वाला y चाहिए होगा, यहां पे ये y, और इस इतने से पीस की पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं कैसे, dm इंटू जी इंटू वाई, और ये इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये du हो गई। ओके, अब क्या करना है, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट ले लूं यूं, और इन सब की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दूं यहां से लेके यहां तक, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई इस इंटीग्रेशन को अगर मैं यहां पे थोड़ा ठीक से करूं, ठीक है ना, तो ये dm की वैल्यू रखी जा सकती है m r अपॉन l, और साथ में डी फाई ये, और इंटू जी है भाई, और मुझे dm तो लिख दिया, m अपॉन एल इंटू आर डी फाई इंटू जी, वाई और लिखना है। अब बहुत ध्यान से देखना y क्या है, व्हाट इज y, ठीक है ना। भाई ये वाला एंगल तो फाई है, तो ये वाला भी फाई होगा बिल्कुल, और ये वाली डिस्टेंस है r, तो y क्या होगी, r का साइन फाई। तो यहां पे y जो है वो इस r का कॉस फाई है, सॉरी r का कॉस फाई होगा, कॉस फाई होना है। कैसे, क्योंकि भाई r तो ये वाली लेंथ हो गई है, अब ये वाला एंगल फाई है तो इससे जुड़ा हुआ तो कॉस फाई होता है, y की वैल्यू r कॉस फाई होगी। तो मैंने यहां पे इसको r इंटू कॉस फाई लिख दिया, और ये डी फाई हो गया, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इस वाली वैल्यू को अगर मैं देखूं तो m r स्क्वायर g अपॉन l तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में केवल कॉस फाई और डी फाई रह गया। लेकिन इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है भाई, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके अल्फा तक। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल अल्फा ही तो है, और ये वाला एंगल 0 है, ये वाला एंगल अल्फा। तो यहां से एलिमेंट शुरू करके हमें यहां से सारे एलिमेंट की जोड़ के यहां तक ले जाना है। तो 0 से यहां, 0 से लेके अल्फा तक इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना आप, कॉस फाई डी फाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, तो ये तो एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका साइन फाई। तो साइन फाई में अगर आप अल्फा डालोगे तो ये साइन अल्फा ही हो जाएगा,
और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mr²g/l साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू l/r। एक बार इसका आंसर मैच करके देखते हैं। तो आप देखिए पहला वाला आंसर यहां पे मैच हो चुका है। फर्स्ट आंसर इज मैच mr²g/l इंटू साइन l/r। पहला आंसर यहां पे इसका मैच्ड है, राइट हो गया भाई मैच। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है, जो इसका दूसरा ऑप्शन है, अब बेटा अगर इस वाले पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे हम, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का राइट एक्सप्रेशन तो ये वाला है। वो तो हमने जीरो से के अल्फा तक की जितनी भी चेन है उसका जोड़ लिया, ये आ गया, ठीक है ना। तो परफेक्ट एक्सप्रेशन तो इसका यही वाला है। ये तो इसका आंसर है जो हमने रिजल्ट में डाल दिया डायरेक्ट। अब बात को फिर समझना है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? बी पार्ट में पूछा गया है कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड, यानी कि वो जो चेन है जो उसको कनेक्ट है उसको कट कर दिया, तो चेन स्लिप होके नीचे, भाई स्ट्रिंग जो है ना, जो जिस थ्रेड से बंधी हुई थी उसको कट कर दिया, तो ये फिसलने लग गई, तो चेन ऐसे फिसल फिसल के नीचे आएगी। तो ये बोल रहा है कि सपोज दैट द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड डाउन टू द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लिड थ्रू एन एंगल थीटा। थीटा एंगल फिसल गई तब बताना है। चलिए इस बात को भी करते हैं। तो भाई मुझे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, बी पार्ट। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं U1, ठीक है ना, ये कहां से कहां तक की है? जब चेन जीरो से अल्फा तक हो। तो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो उसमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? जीरो से लेके अल्फा तक इंटीग्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब चेन थीटा एंगल फिसल जाती है, भाई इसको हमने कट कर दिया, ये वाले पार्ट को हमने यहां से कट कर दिया, इसको ऐसे कैंची से कट कर दिया, तो ये चीज स्लिप हो गई। तो जब ये स्लिप होगी और थीटा एंगल और स्लिप हो जाएगी, तो भाई ये थीटा एंगल कहां से, ये थीटा एंगल मान लो यहां तक पहुंच गई है, तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगी। और ये वाला एंगल कितना होगा जो स्लिप हो गया यहां से यहां तक का? ये वाला एंगल होगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ गया है यहां पे। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि अगर ये यहां से थीटा एंगल स्लिप हो चुकी है, कितना थीटा एंगल स्लिप हो चुकी है, तो यहां से ये तो थीटा एंगल है, और यहां से जो इसका एंड होगा ये तो भाई थीटा प्लस अल्फा तक जाएगा, क्योंकि यहां से अल्फा तो पहले ही था, थीटा और स्लिप हो गया, तो ये वाला एंड तो थीटा प्लस अल्फा तक जाएगा। तो अगर मैं यहां पे इसकी यू फाइनल लिखूंगा, तो उसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कहां से कहां डालूंगा? जब ये थीटा स्लिप हो गई होगी तो थीटा से शुरुआत होगी, ठीक है ना, और थीटा से कहां तक जाएगी? थीटा से थीटा प्लस अल्फा तक जाएगी। बस ये वाली बात आपको समझनी थी कि भाई ये वाली चीज क्या है। यही मेन इसमें मुद्दा था कि नेक्स्ट वाली जो लिमिट है वो कहां जाएगी। तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो वही है जो यहां पे है, उसके बाद इसको कट किया और थीटा फिसल नहीं दिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये वाली होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी U2 माइनस U1, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या ये आपको समझ आ रहा है? ये आपका U2 है, ये U1 है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी यही होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये चीज तो सॉल्व हुई रखी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये रही नंबर 1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है केवल और केवल इस वाले एक्सप्रेशन में जो यहां पे लिखा हुआ है, इसमें केवल आपको क्या चेंज करना है? लिमिट ही तो चेंज करनी है। तो आप देखो मैं यहां पे यू फाइनल डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, तो यू फाइनल होगी mr²g/l। अब यहां ब्रैकेट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन फाई आएगा, साइन फाई में पहले अल्फा डालना है, फिर क्या डालना है? जीरो डालना है, वो सॉरी पहले तो क्या डालना है? अल्फा प्लस थीटा डाल, भाई ये है ना साइन फाई आएगा, ठीक है ना, तो इसको लिख दो साइन फाई, यही आएगा। तो पहले तो यहां पे एक तो थीटा डालना है और एक थीटा प्लस अल्फा डालना है, तो यहां पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई? ये देखो ये आएगा mr²g/l और ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा प्लस फाई। फाई था कितना था? टोटल एंगल कितना बन रहा था?
थीटा प्लस अल्फा बन रहा था, फाई नहीं है वो, फाई नहीं है, फाई तो यही था। तो साइन थीटा प्लस अल्फा और माइनस साइन थीटा, दैट्स इट। ये आपकी U2 हो गई। और आपको क्या करना है, U2 में से U1 माइनस करना है। तो आप देखो m आर स्क्वायर जी अपॉन एल तो आपका कॉमन आ गया। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आ गया कॉमन आपका ये। अब यहां ब्रैकेट में देखो क्या क्या आएगा, आपको इसमें से वो माइनस करना है। तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया आपका साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा, और ये भी माइनस जाएगा, और माइनस का साइन अल्फा। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो, U2 माइनस U1। भाई वैसे तो इसका मैग्नीट्यूड आपके काम का है, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्योंकि नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है ना, तो आपका एक्चुअल में ये वाले के सामने माइनस लगा दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो जो जो चीजें यहां पे माइनस में है जो वो प्लस में हो जाएंगी, प्लस वाली। भाई देखो फाइनल एनर्जी कम है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और ये कम है, और हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड होगी। तो ये वाली चीजें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ये तो नेगेटिव है ना, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आएगा आपका mr² अपॉन एल और ब्रैकेट स्टार्ट साइन अल्फा, यानी कि साइन एल अपॉन आर, ये प्लस का प्लस साइन थीटा माइनस ये आ जाएगा साइन एल अपॉन आर और प्लस थीटा और ब्रैकेट बंद। एक बार आंसर मैच करते हैं, mr² साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है हमारा दूसरा वाला आंसर भी, हमारा ये दूसरा आंसर भी बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। आंसर आ गया, इज इट ओके, फाइन। क्या ये बात समझ में आती है? तो आपको पता ही है कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, ये वाले पेज से ये वाले पेज पे लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। और आप देखो इसी पेज पे अगर सी वाला हम पढ़े तो सी वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसके सी पार्ट को अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करें तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mr²g। तो दिस इज mr²g अपॉन एल और ब्रैकेट स्टार्ट साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर, ये यहां की काइनेटिक एनर्जी है। क्यों ना मैं इसको हाफ mv² लिख दूं। सी पार्ट में उसने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आपका dv बाई dt, बिल्कुल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हाफ एज इट इज आएगा, m एज इट इज आएगा, 2v आएगा v² का, और साथ में dv बाई dt आएगा। अब ये dv बाई dt ही तो हमको चाहिए, ये dv बाई dt ही तो हमको चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे, यहां पे इस चीज को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, m ये हो जाएगा, 2v ये हो जाएगा, और dv बाई dt यहां पे ये आ जाएगा। अब mr² g अपॉन एल को एज इट इज रखना है, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी टी, माइनस इसका डिफरेंशियल आ जाएगा साइन थीटा प्लस एल बाई आर, साइन का कॉस ही आएगा, कॉस आएगा, ये आएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस एल बाई आर इंटू अगेन डी थीटा बाई डी टी, ये आएगा। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, एक ये वाला आर और डी थीटा बाई डी टी, अगर मैं आर में मल्टीप्लाई कर देता हूं डी थीटा बाई डी टी की, तो ये चीज आर ओमेगा हो जाती है, जिसको आप वी लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा,
इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले v से क्या कैंसिल होगा, एक तो r की पावर खत्म जाएगी और d थीटा बाई dt निपट जाएगा। क्या बचा, केवल dv बाई dt बचा। तो यहां पे हमारे पास केवल dv बाई dt बचा, और वो कितना बचा, r g बाई l। तो दिस इज r g बाई l, और ब्रैकेट में क्या क्या बचा, cos थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस l बाई r, ये हमारे पास बचा। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन का मतलब है कि थीटा को अभी 0 डिग्री ही लेना है। तो इसमें स्टार्ट होती है स्लिप होने, यानी कि अभी थीटा 0 डिग्री है, अभी थोड़ा सा स्लिप हुआ है। तो यहां से आपका जो dv बाई dt है वो आपका आ जाएगा आर जी अपॉन एल, और यहां पे थीटा की वैल्यू को रख दो 0, तो cos 0 हो गया 1, और ये माइनस में cos कितना l बाई आर। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको मैच करके भी देख सकते हो। तो ये सवाल अपने आप में एक इस टाइप का आंसर है, 1 माइनस कॉस एल बाई आर। तो ये वाला भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है ये वाला। ये सवाल मैंने क्यों करके दिखाया यहां पे, क्योंकि बेटा इस टाइप के बहुत सारे सवाल वर्क पावर एनर्जी में आते रहते हैं, ठीक है ना। ये शेप ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये आपको सर्कुलर ही मिले, सर्कुलर ना मिलके ये वाली शेप का आपको इलिप्टिकल भी मिल सकती है। और जब आप इस एलिमेंट की ये वाली हाइट y लोगे तो इसका ये जो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है ना, हो सकता है ये पैराबोला हो, इलिप्स हो, या कुछ और भी हो सकता है। तो वहां पे ये जो y है, ये y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से निकल आएगा, ठीक। तो वहां पे आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इस सवाल के बाद एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल का सवाल है, लगेगा कि जैसे हल्का है, बट ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों से होता है, बहुत इजी लेवल का सवाल है, आसान है। इसको मैं लिख देता हूं, ये हम इजी एडवांस का सवाल है, इजी एडवांस। तो इजी वाला ही सवाल है ये, बहुत मुश्किल मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। देखिए सवाल को पढ़ के देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या चीज है। चलें शुरू करें, पढ़ लिया, ट्राई कर लिया, चलो देखो। देखो भाई इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है कि अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी ई, ओके, पासेस थ्रू स्मूथ रिंग्स बी एंड डी, बी और डी से पास होती हैं, स्मूथ रिंग्स बी एंड डी से पास होती हैं। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ऐसे पास हो रही है यहां से, और ये वाली स्ट्रिंग भी यहां से ऐसे पास हो रही है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि आर फिक्स्ड प्लेन एट डिस्टेंस 2a, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। टू ईच ऑफ द पॉइंट ए सी एंड ई इज अटैच अ मास m। भाई यहां पे जो मास है ना वो भी m मास है, ओके, यहां पे जो मास अटैच्ड है वो भी m मास है, और ये c जो है ना इसका मास भी m है, तीनों मासेस m है। तो ये क्या कहता है कि इनिशियली c इज हेल्ड एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे रखा गया है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक। मिड पॉइंट ऑफ बी डी है ये, तो इस पॉइंट को आप ओ भी बोल सकते हो, मिड पॉइंट है तो ओ बोल देते हैं, ठीक है ना। एट ओ, मिड पॉइंट एट ओ, ये लिखा है ना ओ, बी डी का मिड पॉइंट है, तो इस ओ पॉइंट के ऊपर है एम, ठीक है ना। इज देन सेट फ्री, फिर इसको क्या किया, छोड़ दिया, ऐसे ही पकड़ा और छोड़ दिया, ठीक है। वॉट इज द डिस्टेंस ओ सी When C comes to instantaneous rest, तो भाई क्या हो रहा है यहां पे, जब इसको यहां पे रिलीज किया तो ये एकदम चला नीचे, नीचे की तरफ चला, और यहां से यूं चल के यहां पे फिर ये रेस्ट में आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए y है,
y का x मान लो, इसको मान लेते हैं ये x है, तो ये वाला पार्टिकल x डिस्टेंस नीचे चल के रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को वो नहीं करूंगा, दूसरे पेज पे इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये वाला डायग्राम बचा रहे आपका। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे वाला डायग्राम ऐसे है, तो इसको तो अभी यूं कर लेते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट वाले में देखना। ठीक है, तो भाई यहां पे हमने इसको x नीचे ले लिया, ओके ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम x नीचे लाएंगे तो ये वाली स्ट्रिंग तो ऐसी हो जाएगी बिल्कुल, और ये वाली स्ट्रिंग भी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल। अब ये वाली स्ट्रिंग इस पे से जाएगी, और जब ये नीचे आए तो ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो मान लो ये वाला कितना ऊपर पहुंच गया, ये y ऊपर पहुंच गया। ओके, तो भाई ये वाला भी तो y ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला भी तो y ऊपर पहुंच जाएगा। भाई ये y ऊपर पहुंच रहा है तो ये वाला भी y ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में था यहां पे, और यहां पे भी ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया, नीचे आके रुका, हो सकता है रुकने के बाद ऊपर चले या कुछ भी, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद ये यहां के रेस्ट में आ गया। तो भाई ये वाले भी तो रेस्ट में थे दोनों, तो अगर ये रुक गया तो फिर ये भी तो रुकेंगे, तो ये भी यहां पे आके रेस्ट में आ गए, ये भी रेस्ट में आ गए, ये पहले भी जीरो थे, तो एक अलग ही लेवल की सिचुएशन है ये। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर, ये यहां जाके रेस्ट में आएंगे, ये यहां जाके रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है बेटा, यहां पे बात को समझना आप, किस किस चीज में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है बिल्कुल, और इन दोनों में गेन हुआ है, और फाइनली बस यही हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनमें आई, लेकिन वो खत्म भी हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदली, काइनेटिक फिर पोटेंशियल में बदल के खत्म हो गई। तो यहां पे केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी का बैलेंस करना है, यानी कि हमें इतना पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, mgy प्लस mgy, तो क्यों ना इसको 2 टाइम्स लिख दूं, तो 2 टाइम्स ऑफ mgy इसकी बढ़ गई, mgy इसकी बढ़ गई, और इसकी इतनी कम हो गई, तो ये mg इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए ये। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस OC डिस्टेंस पूछ रहे, यानी कि ये x ही पूछ रहा है कि भाई x बताइए कितना होगा, तो हमें y पता चल जाए तो भी x पता चल जाएगा। ठीक, तो हमारा काम रिलेशन निकालना ही तो है। तो अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना क्या चल रहा है यहां पे, तो 2mgy इज इक्वल टू mgx। अब आप यहां पे देखोगे x की वैल्यू, क्योंकि ये अगर y ऊपर गया है और ये वाली लेंथ a थी, तो ये तो y ऊपर गया है, ये वाली लेंथ a थी, तो जो यहां से यहां तक की लेंथ अगर a थी वो लेंथ तो यहां पे है ही, ये वाली लेंथ तो a है ही, साथ में ये y भी इधर चली गई तो ये वाली y होगी, तो ये लेंथ होगी a प्लस वाई, ये वाली लेंथ होगी a प्लस वाई। तो ये जो ट्राइंगल यहां पे बन रहा है बेटा, ये वाला, ये तो इसमें ये वाली लेंथ तो a है, ये वाली लेंथ होगी a प्लस वाई, और ये वाली लेंथ है x। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई, यहां से यहां तक की लेंथ थी, इस पॉइंट को यूं ले आए आप, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की होगी, और y इसको ऊपर भी चल तो ये y और हो जाएगी, क्योंकि यहां से y कम होगी वो इस पे होगा, आगे ही तो आएगी। तो अब आप देखो ये वाला x क्या होगा, ये वाला जो x होगा अगर मैं यहां पे देखूं तो mg इंटू इस x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, भाई इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना, और इस पूरे का अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट है। ये आपके किसकी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी x की, ये x की वैल्यू है। ठीक, तो यहां पे x की वैल्यू आपकी कितनी है, अंडर रूट ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, ये हमें चाहिए। अब यहां पे क्या करना है, बस कुछ तो करना नहीं है, इस वाली चीज में से 2mg से ये mg से mg कट गया, तो ये वाली चीज 2y हो गई, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, mg हटा दो और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये वाली चीज तो 4y स्क्वायर हो गई। ओके, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये a प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay और माइनस ये वाला a स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ही हटेगा बस इसका स्क्वायर करने से। तो आप देखो वाई स्क्वायर ये रहा 4y, तो इधर क्या हो गया, इधर 3y स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये a स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कट गए, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो आप देखो एक y से y कट गया, तो यहां पे y की वैल्यू आ गई 2a/3। ये आपके y की वैल्यू आई है, लेकिन इसको किसकी वैल्यू चाहिए, इसको तो भाई x की वैल्यू चाहिए, y की नहीं चाहिए, इसको x की वैल्यू चाहिए। तो भाई इस x की वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो x की वैल्यू को रखिए अंडर रूट में a प्लस वाई, यानी कि a प्लस 2a/3, a प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो यहां पे ये जो x की वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ, आप देखो 3a प्लस 2a 5a/3, तो ये आ जाएगी 25a स्क्वायर बाई 9 माइनस a स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 16a स्क्वायर बाई 9 का अंडर रूट। तो यहां से पता चलता है कि यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 4a/3। ये x की वैल्यू और ये आंसर है। क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन बेटा ये चीज क्लिक करना कि हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस किस तरीके से करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्लिक करके अपने आप होना एक बड़ी बात होती है सवाल में। और ये उसी टाइप का सवाल है, ठीक। a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4a/3, ठीक है ना। पहले तो हम क्वेश्चन को देख के यही इमेजिन नहीं कर पाते कि ये यहां से चल के यहां पे रुक रहा है, तो ये भी रुकेंगे, दोनों रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर रुक रहा है तो ये भी रुक रहे, वरना स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। स्ट्रिंग के स्लैक होती तो क्वेश्चन ध्वस्त हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं बनेगा क्वेश्चन का भी फिर, और स्ट्रिंग स्लैक होनी ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला सवाल भी एक ऐसा सवाल था। एक सवाल ये वाला है, ठीक, जिसमें बच्चों की कैलकुलेशन होने के बाद भी उनका आंसर मैच नहीं करता, ठीक है। तो इस सवाल को भी देखेंगे। इस सवाल को मैं बस उतना सॉल्व करूंगा ताकि आंसर मैच हो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें जो हमें याद रखने बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्वेश्चन है। ओके, चलिए भाई सवाल को देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग विद वन एंड ऑन अ रिजिड वॉल पासिंग ओवर अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। अगर मैं इस सवाल को, कि क्वेश्चन को पढ़ के पहले सवाल को समझना होता है। ये कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। ओके, 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। String with end fixed at rigid wall passing over frictionless pulley at the distance 2 meter from the wall has a point mass m is equal to 2 kg। इसको m नॉट मान लो, इसको m नॉट मान लो, और ये मास 2 kg का है। ओके, अटैच टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब ये वाली चीज 1 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे है, तो भाई ये आगे का भी 1 मीटर ही बचेगा, यानी कि बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। अब मास m इज इक्वल टू 0.5 kg, ये मास 0.5 kg का है। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, 0.5 kg का है, ठीक है ना। मास 0.5 अटैच एट द फ्री एंड एंड हेल्ड एट रेस्ट, इसको पकड़ के रखा है रेस्ट पे, सो दैट स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ताकि ये वाली स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, बिटवीन द वॉल एंड द पुली एंड द वर्टिकल बियॉन्ड द पुली। व्हाट विल बी द स्पीड विद विच द मास m विल हिट द वॉल। तो ये वाला m मास यहां पे हिट करेगा आके ऐसे, अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये एकदम से नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो यहां हिट करेगा। तो वो कह रहे हैं कि यहां पे ये कितनी वेलोसिटी से हिट करता है, ये अपना सवाल है, ठीक। अब इस सवाल को मैं एक अलग ही लेवल पे सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है, तो जैसे मान लीजिए यहां पे ये वॉल है, ये अपनी वॉल है भाई, ठीक है।
अच्छी बात है। अब यहां से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहां से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है यू, ऐसा यहां तक। अब इस स्ट्रिंग पे ऐसे एक एम मास का ब्लॉक लटका हो, चलिए ये भी मान लेते हैं। अब ये हो क्या रहा पे कि यहां पे एक छोटी सी पुली है, ऐसे छोटी सी पुली है, और यहां पे एक एम मास लटका हुआ है। दिस एम इज 1/2 kg, ये एम है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहां पे भी एक एम मास लटका हुआ है, ये वाला, लेकिन ये मास 2 kg का है और इसको मैं एम नॉट बोल रहा हूं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसका नहीं पता मुझे कितनी है। ठीक, तो सडनली क्या होता है भाई, सडनली इस वाले मास को हम रिलीज करते तो ये तो चलता है ऊपर, और ये जो 2 kg का मास है ये धड़ाम से आके यहां टकराता है, फटाक से आके यहां टकराता है। तो आप सोच के देखो, ये वाला जो मास है यहां पे, ये वाला मास यहां आके टकराता है ऐसे, ठीक है, ये वाला मास सीधे यहां आके टकराता है, ठीक है। तो ये मास यहां से यूं आता है और यहां टकराता है धड़ाम से ऐसे। ओके, चलो भाई ठीक है, टकराने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये यहां टकराता है तब इसकी वेलोसिटी इस तरफ v होती है और v हमको निकालनी है। ओके, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि अगर ये मास यहां पे टकराएगा तो ये तो अब ऐसे हो जाएगा भाई, ये वाली लाइन अब ऐसे हो जाएगी। ओके, और ये लाइन तो ऐसे हो जाएगी, ये वाला मास ऊपर चल के यहां तक आ जाएगा, ये चल के यहां तक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मान लो ये y हाइट ऊपर आ गया भाई, जब ये वाला मास यहां से यूं गिरेगा, खट से यहां लगेगा, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाली लेंथ देखो कितनी हो जाएगी, तो ये ऊपर चढ़ेगा और ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सही बात है। तो इसकी वेलोसिटी निकाल, इस पूरे एपिसोड में आप ये देख लो किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, यानी कि किस किस की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, किस किस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, यानी कि जिसने एनर्जी दी है और जिसने एनर्जी ली है वो देखना है बस पूरे एपिसोड में, और वो चीज आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ये चीज देख लो। अब आप ये देखो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस मास की कम हो गई है, ओके, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उस पोटेंशियल एनर्जी में से इसने खुद कुछ काइनेटिक एनर्जी ले ली है, बिल्कुल ले ली है, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो इसकी एनर्जी जो कम हुई है उसी की कॉस्ट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। और ऐसा तो है नहीं कि ये अगर चल रहा होगा तो ये नहीं चलेगा, तो भाई इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल होगी सर। तो अगर इसकी वेलोसिटी पता है तो फिर उसकी भी निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक। तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, उसको पोटेंशियल एनर्जी मिली है, इसको काइनेटिक मिली है, इनको तो मिली है, और दी किसने है, इसने नीचे गिर के दी है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, इस एम नॉट मास की पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां गिर गया तो 1 मीटर था तो 1 नीचे आ गया, इंटू 1, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हुई है, ठीक है भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये कम हो गई है। अब इसी के बेसिस पे इसको काइनेटिक भी मिल गई है, तो ये कहां कहां गई है, एक तो हाफ एम नॉट वी स्क्वायर में गई है, ओके। अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी बढ़ गई है, तो ये वाला जो एम है, एम इंटू जी इंटू वाई, ये इसकी हाइट बढ़ गई है इतनी, ये वाली हाइट बढ़ गई है वाई, राइट, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वेलोसिटी भी है। अब भाई यहां पे एक चीज बहुत इंटेंस देखने वाली है कि यहां पे अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं यूं, ठीक है ना, ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दिख रहा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और ये तो 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये तो √5 मीटर होगा, ये तो √5 मीटर होगी, क्योंकि 2 तो ये है और 1 ये है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आपका अंडर रूट ऑफ 5 रहेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस √5 हो गई, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ये चीज 1 है, ये चीज कितनी है 1, और ये अब कितनी हो गई √5, तो ये कितना ऊपर गया होगा,
भाई आप देखो ये तो 1 है, ठीक है ना, और ये कुछ लेंथ है, ये कुछ ऊपर गया, और ये जो 1 है ये √5 बन गई, ठीक है ना। तो √5 है अब, पहले ये कितनी थी 1। भाई यही वाला पॉइंट तो यहां पहुंचा है, तो ये वाले पॉइंट से आगे आगे 1 मीटर थी, अब इस वाले पॉइंट से आगे आगे √5 हो गई है, ठीक। तो ये कितना ऊपर गया होगा, जितनी जितनी स्ट्रिंग यहां पहुंच गई है, जितनी स्ट्रिंग इस पे से उतर के यहां पहुंच गई है, तो यहां कितनी पहुंची है, y तो पहुंची है। तो 1 में अगर y ऐड कर दोगे तो √5 हो जाएगा। तो हमें इतना पता है कि 1 में अगर आप y ऐड कर दोगे तो √5 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, √5 माइनस 1 मीटर, ये y की वैल्यू है। ये आपको बहुत ध्यान से ट्रीट करना है इसको। तो y की वैल्यू इतनी हो गई, बहुत अच्छे। अब यहां पे फिर ध्यान से सुनना, ये तो √5 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये वाली, ये 2 है। तो क्या यहां पे आपको cos थीटा पता चल रहा है कितना होगा, cos थीटा ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये है, तो cos थीटा आपका यहां पे 2/√5 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू 2/√5 होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको कंस्ट्रेन मोशन में, कहां पे, कंस्ट्रेन मोशन में याद होगा कि एक गाड़ी भाई ऐसे चला करती थी इस तरफ v स्पीड से, इससे एक ब्लॉक ऐसे लटका होता था यूं करके, तो इसकी स्पीड अगर v होती थी और ये वाला एंगल थीटा होता था, तो इसकी स्पीड नीचे होती थी v cos थीटा। बिल्कुल एकदम सही से याद है सर, बिल्कुल याद है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला ब्लॉक इस तरफ v से चल रहा है यूं, और ये वाला एंगल थीटा इस तरफ, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा कितने से, सर ये तो v cos थीटा से ऊपर जा रहा होगा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो उसकी वेलोसिटी मिल गई हमको। भाई यही वाला तो कंस्ट्रेंट था, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, भूल गए, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है कि अगर ये v से इस तरफ जा रही है तो ये v cos थीटा से नीचे जाएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये अगर v से इस तरफ जा रही है तो ये v cos थीटा से ऊपर जाएगा अगर ये एंगल थीटा। तो यहां पे ये वाला ब्लॉक इसी तरफ तो जा रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में v से, तो ये चीज v cos थीटा से ऊपर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां तक गिर के कम हो गई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतनी कमी आई है m0g/1। ओके, अब ये इसी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई, तो हाफ m0v0 और जो बची हुई एनर्जी है उसने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, यानी कि इसके साथ ऐड होगा हाफ इंटू m इंटू v cos थीटा का स्क्वायर। बस ये वाली इक्वेशन अगर आपने लिख ली तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मैं वैल्यूज लिख के छोड़ देता हूं, आगे ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व कर लें। m0 की वैल्यू कितनी है यहां पे भाई, m0 की वैल्यू कितनी है 2 kg मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m0, ये तो 2 ही होगा, और मल्टीप्लाई बाई v का स्क्वायर जो हमको चाहिए, प्लस m, ये वाला m हाफ kg वाला है, इंटू 10 इंटू y कितना है, y है आपका √5 माइनस 1, तो mgh और प्लस हाफ इंटू m, यही वाला m, तो इसका ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, इंटू v स्क्वायर और इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 2/√5 है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 4/5 हो जाएगी। क्या ये इक्वेशन पूरी दिख रही है? इस पूरी इक्वेशन में केवल ये v अननोन है, तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.71 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये वाली कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है ना, ये वाली कैलकुलेशन करना आपका काम है। तो 3.71 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक सवाल ये था, एक क्वेश्चन और है जो मैं और कराऊंगा आपको, ये देखो, ये भी मोस्ट पॉपुलर सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस सवाल को करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। क्या ये सवाल दिख रहा है आपको? एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं सवाल को समझाता हूं, इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि इन द फिगर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच विद रिलैक्स लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की रिलैक्स लेंथ है इसकी। ओके,
एंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर। 500 न्यूटन पर मीटर का इनका क्या है, के है। तो वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आर कनेक्टेड बाय ए शॉर्ट कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो भाई इस बात को समझना आप, इनके के की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 500 एसआई में, और रिलैक्स लेंथ, इनकी रिलैक्स लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसकी भी रिलैक्स लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर रिलैक्स लेंथ है ये, ठीक। और बीच की जो ये वाली कोड है, ये वाली कोड बोल रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये रिलैक्स लेंथ है, इसकी अभी लेंथ इस वक्त कितनी है वो नहीं पता, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर की कोड है। अब ये बोल रहा है बॉक्स दैट वे 100 न्यूटन, वे 100 न्यूटन, यानी कि जो नीचे मास है mg, उसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, mg की वैल्यू 100 न्यूटन है यहां पे, ठीक है। हैंग्स फ्रॉम द लोअर स्प्रिंग द टू एडिशनल कोर्ड्स ईच 85 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो भाई ये कह रहा है यहां पे कि ये जो कोड है ये 85 सेंटीमीटर की है, और ये कोड भी 85 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये वाली बात ठीक है। ईच कोड 85 सेंटीमीटर आर ऑल्सो टाइड टू द असेंबली एंड दे आर लिम्प, वो मतलब ढीली पड़ी हुई है। तो बताना है इफ द शॉर्ट कोड इज कट, यानी कि इस वाली कोड को कट कर देते हैं, ये वाली जो कोड है इसको कट कर देते हैं, सो दैट बॉक्स देन हैंग्स फ्रॉम द स्प्रिंग एंड द टू लॉन्गर कोड्स। भाई इसके कटते तो ये स्प्रिंग और ये कोड अलग हो जाएगी, ये कोड और ये स्प्रिंग अलग हो जाएगा, ओके। जैसे ही कटेंगे डज द बॉक्स मूव अप और डाउन, बस इसने ये पूछा है कि जो बॉक्स है ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, इनमें से बताना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ओके। अब सेकंड पार्ट में बोला कि हाउ फार द बॉक्स मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक तो ये भी बताना है, ऊपर से ये भी बताना है कि कितना जाएगा, ठीक। तो ये सवाल है आपके सामने है, इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस सवाल को मुझे अगले पेज पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है ऐसे, तो मैं ब्लॉक को थोड़ा लेंथ में ले लेता हूं, ये लीजिए थोड़ा सा लेंथ में ले लेता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या है, ब्लॉक ऐसा है, और यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है इस तरीके की, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये रिजिड सपोर्ट है। अगर डायग्राम को देखा जाए तो रिजिड सपोर्ट में दो कनेक्शंस हैं, एक इसका और एक इसका, और नीचे भी दो कनेक्शन है, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है यहां पे एक रेफरेंस के लिए लाइन यूं डाल लेते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस तरीके से लाइन यहां से यहां तक जुड़ी हुई है। तो वो उसका कहना यह है कि भाई यहां पे एक इस तरीके से स्प्रिंग है ये, ठीक है, और एक यहां पे कोड भी जुड़ी हुई है इस स्प्रिंग से, और ये जो कोड है यहां पे ध्यान से देखे जाए तो दोनों स्प्रिंग के बीच में है, एक यहां से एक यहां से, ये थोड़ा सा स्प्रिंग को भी मुझे सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग को इधर ले लेते हैं, और तो यहां से यहां तक एक कोड जुड़ी हुई है, और इस कोड के बाद ये वाला स्प्रिंग भी इससे जुड़ा हुआ। अब यहां से एक स्ट्रिंग तो यहां नीचे वाले पॉइंट पे जुड़ी हुई है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग दूसरे वाली स्ट्रिंग को भी दिखाऊंगा मैं, यहां दूसरे वाली स्ट्रिंग यहां से जुड़ी हुई है ऐसे, ये सिचुएशन है। और ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये एक अलग से स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन को अगर मैं दो जगह दो तरीके से आपको दिखाऊं कि भाई इसमें ये वाला तरीका एक है और ये वाला तरीका एक है, ठीक है ना। इस वाले केस में अगर ऐसा हो रहा है, यहां पे देखो स्ट्रिंग जुड़ी हुई है,
ये स्ट्रिंग लिंप है। लिंप मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग ढीली है। तो जो ढीली स्ट्रिंग है उनको हटा दो, इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, ठीक है। अब इसकी लेंथ तो 10 है। अब बात को समझना है, इसका mg कितना था? इसका mg था भाई 100 न्यूटन, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका k कितना था? 500। दोनों का k कितना था? 500 और इसका 500। k इसका भी 500 था, इसका भी 500 था। इन दोनों का k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सर इनका k इक्विवेलेंट तो 250 हो जाएगा। कैसे? 1/k प्लस 1/k, सीरीज में है ना दोनों, 1/k प्लस 1/k, ठीक है ना। 1/k प्लस 1/k, 2/k, और उसको अपसाइड डाउन k/2, तो 250 हो गया। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, यहां पे इसकी कैलकुलेशन करूंगा कि अगर 250 k है, दैट इंटू एक्स बराबर होना चाहिए कितना? 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई यहां पे 100/250, 0.4, मतलब 40 सेंटीमीटर। x अगर 0.4 मीटर है तो 40 सेंटीमीटर हो गया ना। 0.4 मीटर का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 20 सेंटीमीटर ये वाला स्प्रिंग बढ़ेगा, 20 ये बढ़ेगा। अब इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? 50, और 20 ये एक्सपेंड हुआ तो 20 ये हो गया। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? 50, और 20 ये एक्सपेंड हो गया, 70 हो गया। तो 70 ये है, 70 ये है, और 10 ये है। तो आप बस मुझे इतना बता दो, यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी होगी? सर वो होगी 150 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है भाई। क्वेश्चन में देखो ना क्या है, अगर ये स्ट्रिंग ढीली पड़ी है तो उनका कोई मीनिंग नहीं बनता, उनको हटा दो, ठीक है। वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 50 इसकी लेंथ है, ठीक है ना। 50 और 50 कितनी हो गई? तो लेकिन 40 सेंटीमीटर ये एक्सपेंड भी हो गया, तो 20 सेंटीमीटर ये एक्सपेंड होगा, 20 ये होगा। 70 और 70 140, और 10 सेंटीमीटर की है 150 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन पे आते हैं कि अब इन्होंने क्या किया, ये बीच की जो लेंथ है, ये जो बीच की जो स्ट्रिंग है ना, इसको कट कर दिया। एक सुनते जाना, इन्होंने क्या किया, बीच की स्ट्रिंग को कट कर दिया, ये वाली हो गई कट। तो बीच की स्ट्रिंग कट हो गई तो ये वाली सिचुएशन बन गई। देखो आपकी आंखों के सामने मैंने क्या किया, बीच की स्ट्रिंग को ही तो कट किया यहां पे, तो ये वाली सिचुएशन बन गई। इस सिचुएशन के आते ही क्या होगा? लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज नीचे जाएगी फट से, पता नहीं है नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये बीच की स्ट्रिंग कटेगी, ये तो 20 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है ना, ये 20 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है, और ये भी 20 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है। हो सकता है कि 50 तो इसकी नेचुरल लेंथ है ही, और 50 इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या पता ये सिकुड़ जाए और ये स्ट्रिंग टाइट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या पता ये भी ये वाला स्प्रिंग जो है ना सिकुड़ जाए और इसकी लेंथ टाइट हो जाए। तो फाइनली होना भी तो यही है, ये दोनों लेंथ टाइट हो जाएंगी और ये लटका रहेगा। तो भाई इसके बाद की जो सिचुएशन बनेगी, यहां पे अगर मैं इसके बाद की सिचुएशन यहां कॉपी करूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे कॉपी करूं, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी। मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि ये वाले स्प्रिंग्स अब कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं तो बस ये कहूंगा कि यहां वाला जो स्प्रिंग है, ठीक है ना, और यहां वाला जो स्प्रिंग है, ये थोड़े मान लो छोटे हो गए या जो भी हो गए, इनकी लेंथ फाइनली देखेंगे जो भी होगी। तो भाई ये वाला जो स्प्रिंग है, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग यहां तक आ गया, और ये वाला जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग भी मान लीजिए यहां तक आ गया, और जो ऊपर वाली ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग्स है, ठीक है ना, बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ये वाली स्ट्रिंग यहां से यहां जुड़ गई, और इसमें जो जुड़ी हुई थी स्ट्रिंग, इसमें तो इसी कलर की स्ट्रिंग थी, इसकी स्ट्रिंग वहां जुड़ गई। अब ये वाली सिचुएशन बन गई है। एकदम सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सही है, ये वाली सिचुएशन बन गई अब। ओके, लेकिन इस वाले केस में ये नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये दोनों तो टाइट हो गई हैं। अब भाई मेरे को ये बताइए, ये लेंथ तो 85 है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है? 85 है, और ये दो स्प्रिंग है। क्या ये दो स्प्रिंग पैरेलल में नहीं हो गए? अब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होगा ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गई है। तो अब इनका के कितना हो जाएगा, इनका के कितना हो जाएगा भाई, यहां पे के हो जाएगा 500 प्लस 500 मतलब 1000 के हो जाएगा। अब इन दोनों स्प्रिंग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो गए, अब इसका और इसका के कितना हो गया 1000। अब 1000 अगर 1000 इंटू एक्स करे और उस पर 100 न्यूटन लटकाओ तो एक्स की वैल्यू आएगी 0.1 मीटर, यानी कि एक्स केवल 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि ये वाला स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींचेगा बस, तो 10 सेंटीमीटर ये खींचेगा और 10 सेंटीमीटर ये खींचेगा, क्योंकि भाई ये पूरी चीज 10 सेंटीमीटर खींचेगी, ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड होंगे। भाई दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों में एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर, 10 इसमें 10 इसमें, क्योंकि ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर आ रहा है ऐसे, तो ये जो 50 है वो तो 60 हो जाएगा, ये वाला 50 भी 60 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर केस में जो यहां से यहां तक की लेंथ पहले 150 थी, अब वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई है, सॉरी, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है अब कितनी हो गई है, आपके सामने है। ये वाली लेंथ कितनी हो गई, जो पहले यहां तक थी, अब ये वाली लेंथ कितनी हो गई है बताइए। 85 ये और 60 ये, तो 85 और 60 कितने हो गए, 85 प्लस 60 ये कितने हो गए 145 हो गई, तो ये वाली लेंथ हो गई 145 सेंटीमीटर। 85 और 60 145 हो गए। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको यह समझ में आया कि जब ये ऐसे लटके हुए थे तो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से 150 सेंटीमीटर पे थी। ठीक है ना, जब ये ऐसे लटके हुए थे, भाई जब ये ऐसे लटके हुए थे तभी तो थी बात, वो तब कितनी थी 150 सेंटीमीटर पे थी, और जैसे ही आपने ये कट की, बीच की स्ट्रिंग कट की, इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन 145 पे आ गई है। कितने पे आ गई है 145 पे आ गई है। समझ में आया क्या भाई, पहले 150 पे थे ये, अब इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन 145 पे आ गई, तो ब्लॉक किस तरफ चलेगा भाई, ब्लॉक चलेगा ऊपर की तरफ। तो जो हमारा आंसर बना उसमें यह आया कि ब्लॉक जो होगा इस स्ट्रिंग के कट होने के बाद, इसके कट होने के बाद इससे उसमें स्विच कर जाएगा, इससे उसमें स्विच कर जाएगा तो चलेगा ऊपर की तरफ, तो आंसर इज अपवर्ड। तो एक आंसर तो यह है कि ऊपर की तरफ चलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि भाई यहां पे इसने सवाल पूछा है कि हाउ फार डज द बॉक्स मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन। ठीक है ना, तो आपने एसएचएम तो सुनी होगी, जैसे इस स्ट्रिंग को कट करोगे आप, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब ये यहां से ऊपर जाना है तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 5 सेंटीमीटर नीचे है, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहां पे क्या करेगा भाई, ये यहां पे एसएचएम करेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो उसके भी 5 सेंटीमीटर ऊपर और जाएगा, तब जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहां भी वेलोसिटी 0 तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाके भाई 150 से 145 पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसके बाद 5 और जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर जाके अगेन वेलोसिटी 0 से अगेन वेलोसिटी 0 पे पहुंचेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो आई होप ये वाला सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इस टाइप के सवाल को हैंडल करें। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों एक इस टाइप के ग्राफ वाला सवाल भी आता है। इस ग्राफ वाले सवाल में ये, हालांकि मैंने क्लास में भी बता दिया है, बट कभी कभी क्या है कि बहुत ही इजी से सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको एज अ होमवर्क लेना है और पूरा समझ के इसको काम करना है। इसका आंसर भी यहां पे गिवन है,
ताकि आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है ना। तो इसको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और इस पे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आंसर कैसा क्यों है, और विद एक्सप्लेनेशन, वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देनी है कि ऐसा आंसर क्यों है, क्यों ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और बच्चों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरी कि भाई आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि व्हाट यू वांट, ठीक है ना, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए फॉर एडवांस, स्पेशली फॉर एडवांस्ड, कि सर मुझे उस टाइप की प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है। क्योंकि देखो बेटा, एज अ टीचर अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप सोचते कि मैं स्टूडेंट को वो चीज कराऊं जो आती है। तो भाई एग्जाम में तो इजी वाले सवाल भी आते हैं, टफ वाले भी आते हैं, तो हम इजी वाले भी लेते हैं और टफ भी लेते हैं ताकि आपको वही माहौल मिले, ठीक है ना। लेकिन आपका जो दिक्कत वाला पार्ट है कि सर मुझे इस टाइप की चीज में दिक्कत आती है, तो वो अगर आप हमें बताते रहेंगे तो हम उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए नई कंटेंट बनाएंगे, बिल्कुल जो आपको चाहिए एक्चुअल में वो बनाएंगे। तो आपको यही बताना कि एडवांस के लिए आपको क्या चाहिए, कमेंट करके, ठीक। और बच्चों बहुत सीरियसली अच्छे से पढ़ते रहो, सारे टीचर बिल्कुल इक्वल हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। पूरी मेहनत के साथ, पीसफुल माइंड के साथ पढ़ते रहिए, और एडवांस के बच्चों का जो एटीट्यूड होता है उसको गेन करिए। वो आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, बस उनका टारगेट रहता है सीखना। तो भाई आपको जो ये सेशन है इससे बस सीखना है, सीखने के लिए पढ़ना है, कंपैरिजन के लिए नहीं, ठीक है ना। और जस्ट फालतू की कंटेंट को रख के अपने पास स्टोर करने के लिए नहीं, ठीक। तो आपको पूरा पढ़ते रहना। इससे रिलेटेड जो डीपीपी है, ठीक है ना, और जो भी होमवर्क शीट्स वगैरह हैं वो सब आपको ऐप पे मिलेंगी, ठीक है ना, पीडब्ल्यू के ऐप पे मिलेंगी। जाके आपको इसी सीरीज से रिलेटेड कोर्स है, वहां पे आपको पूरा इसका शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय।